गुड आपका मॉर्निंग मैम। आपका यूटिलिटी का टॉपिक तो कवर हो गया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हुआ है अभी सिर्फ। तो पहले मुझे कुछ कुछ बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट करने थे जो कि रह गए थे आपकी क्लास के साथ। एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, पहले हम उन्हें कवर कर लेते हैं। फर्स्ट इज पीपीसी। ये मैंने कवर करवा दिया है, बट इसके दीज आर द प्रॉपर नोट्स पीपीसी के। और ये मेरे ही नोट्स हैं, माय हैंड रिटन नोट्स। तो पीपीसी और पीपीएफ दोनों सेम ही है। पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड पीपीएफ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो पीपीसी हमें बताता है कि ये टू और मोर गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एंड इट प्रोवाइड्स कि कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी प्रोड्यूसर की गुड्स और सर्विसेज को बनाने में एक गिवन टाइम पीरियड में। और जैसे हम कुछ भी इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ हमारे बेसिक टर्म्स है या फिर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें इंक्लूड करने ही होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज अ कर्व विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। सेकेंड इज प्रोड्यूसिंग, मतलब पीपीसी हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा और ये कभी भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाएगा, बिकॉज पीपीसी रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, मतलब ये एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, इट जस्ट शोइंग कि ऐसा इतना प्रोडक्शन लेवल हो सकता है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है। विद इन अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जितने रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में उतने ही रिसोर्सेज का यूज करके हम पीपीसी को एनालाइज करते हैं। और जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है वो पीपीसी का लेवल अचीव नहीं हो सकता। ठीक है। अब पीपीसी की कुछ एजम्पशंस हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम श्रुति को एंट्री नहीं मिल रही है। अब पीपीसी कर्व में राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? तो इसके लिए दो केसेस हैं, जब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जितने हमारे पास इकोनॉमी में रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स या फिर इनपुट्स है। सेकंड इज टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीक। तो अब ये दोनों फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करेंगे हमारे पीपीसी कर्व को? इट मींस जितने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा इनपुट्स हमारी इकोनॉमी में होंगे, उतना ही कोई भी प्रोड्यूसर एबल होगा ज्यादा आउटपुट को इंक्रीज करने में। जैसे अगर हमारे पास ज्यादा इनपुट्स है या फिर ज्यादा रॉ मटेरियल्स है, तो पहले तो हर एक इनपुट कम अमाउंट पे अवेलेबल होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है उतनी ही ज्यादा कॉस्टिंग कम हो जाती है। सेकंड, ज्यादा इनपुट होने की वजह से प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस अ हायर अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब अगर इनपुट ज्यादा है तो ऑब्वियसली आउटपुट भी ज्यादा होगा। और अगर हम लार्ज स्केल पे कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो वेस्टेज भी कम होती है, प्लस पर यूनिट कॉस्ट भी कम आती है। इट मींस आउटपुट इंक्रीज होने का मीनिंग है पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट होना, बिकॉज पीपीसी हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी ही दिखाता है। आउटपुट इंक्रीज होना मतलब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम एडवांस टेक्निक्स का यूज करें प्रोडक्शन में तो इट लीड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट। एडवांस टेक्निक होने की वजह से हम कम टाइम में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। सेकेंडली, रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी। थर्डली, पर यूनिट कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। एंड पर यूनिट कॉस्ट कम होने की वजह से प्रोड्यूसर इज एबल टू गेन लार्जर प्रॉफिट्स। जब प्रोड्यूसर को हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होगा कि वो ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करे। तो these two factors leads to a rightward shift in the PPC। और अगर हम इसका जस्ट अपोजिट केस देखें, अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो हमारा आउटपुट लेवल कम हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था नोकिया फोन्स का।
नोकिया फ़ोन्स ने टच स्क्रीन फ़ोन्स को जब हमारी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो नोकिया फ़ोन्स की डिमांड कम हो गई थी और डिमांड कम होने की वजह से उनका आउटपुट लेवल 0 हो गया था। सो नोकिया कंपनी को 0 लेवल से दोबारा कंपनी स्टार्ट करनी पड़ी बाय इंट्रोड्यूसिंग टच स्क्रीन फ़ोन्स। तो हर एक ऑर्गनाइज़ेशन को चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नीक का यूज़ करे ताकि उसकी डिमांड लेवल बनी रहे मार्केट में। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम किसी भी फर्म के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे मानो कि एक स्टील फैक्ट्री है, उसे ज़्यादा वाटर चाहिए, मिल्स को वाटर चाहिए होता है प्रोडक्शन में, और अगर किसी भी मिल के पास आसपास कोई ऐसे रिवर सोर्स ही ना हो, वाटर सोर्स ना हो कि उसे पानी आसानी से मिल सके, तो मतलब उसे वाटर हायर कॉस्ट पे परचेज करना होगा किसी और प्लेस से। अब इस वजह से उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होगा और वो उसका आउटपुट लेवल कम कर देगा कि उसे मैम एक्सक्यूज मी। ज़्यादा। या मैम विजिन अंदर को क्लास में आने दीजिए प्लीज। नो, 10 या 15 मिनट बाद मैं बार-बार अपनी फाइल चेंज करती रहूँगी तो हाउ वुड आई टीच? इसीलिए मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट का टाइम देती हूँ। ओके मैम। अगर ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो इनपुट कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी और इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम होगा तो हर एक प्रोड्यूसर आउटपुट लेवल भी रिड्यूस कर देगा बिकॉज ही इज इनडिफरेंट, कि हर एक पर्सन प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही काम करता है। तो इट लीड्स टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी कर्व। अब पीपीसी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्टली इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा पीपीसी कर्व है, दिस इज द पीपीसी कर्व, ठीक है, और ये कॉनकेव शेप का होता है। प्रॉपर्टीज आर पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट में, बिकॉज हमारी पीपीसी रिप्रेजेंट करता है दो कमोडिटीज को, गुड एक्स और गुड वाई। जैसे दो कमोडिटी हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, तो इस इस वजह से हर एक प्रोड्यूसर को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, चॉइस बनानी पड़ती है कि वो कौन से गुड का प्रोडक्शन करे और किस दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करे। बिकॉज हर एक प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड बजट होता है, बजट लिमिटेड होने की वजह से जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसे अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है मार्केट में, तो पहले वो अपना बजट बनाएगा कि इतने गिवन बजट में उसे क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। जैसे मार्केट में अगर 10 प्रोडक्ट्स की डिमांड है, लेकिन प्रोड्यूसर का बजट है सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनाने का, तो वो पहले अपना बजट बनाएगा कि इतने बजट में ये 2 प्रोडक्ट्स कितने कितने अमाउंट के बन सकते हैं। तो हर एक प्रोड्यूसर को एक अपना ट्रेड ऑफ करना होता है कि किस गुड का प्रोडक्शन वो ज्यादा करे और किस गुड का प्रोडक्शन वो कम करे। So this trade-off leads to provide a downward sloping shape to the PPC curve. सेकेंड आता है पीपीसी कॉनकेव होता है। दिस इज बिकॉज किसी भी कर्व की कॉनकेव शेप होगी जब उसका स्लोप इंक्रीज होगा। जैसे हमारी इंडिफरेंस कर्व में मैंने बताया था कॉन्वेक्स शेप होती है। वो कॉन्वेक्स शेप इसलिए है क्योंकि उसका स्लोप हर एक यूनिट के बाद फॉल होना स्टार्ट हो रहा है। उसका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी हर एक यूनिट के बाद फॉल होती है, और पीपीसी का स्लोप हर एक यूनिट के बाद इंक्रीज होता है। सो इट हैज अ कॉनकेव शेप। पीपीसी का स्लोप है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिमिलर डेफिनेशन है जो आपने पहले पढ़ी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि चेंज इन लॉस व चेंज इन गेन, जब इंडिविजुअल को एक यूनिट को एक्सेप्ट करने के लिए दूसरी यूनिट का ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, दूसरी यूनिट को उसे छोड़ना पड़ता है। तो जो वो यूनिट को छोड़ रहा है उसका जो बेनिफिट कम हुआ उस यूनिट को रिजेक्ट करने से, इट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी और इसमें शिफ्ट क्यों होता है, या फिर व्हाट इज पीपीसी? नो मैम।
इस टॉपिक में इसमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना दिखाया हुआ है। तो इफ यू वांट यू कैन रेफर दिस न्यूमेरिकल। इसमें से दो कमोडिटीज अज्यूम करिए, ए एंड बी। ठीक है, पॉसिबिलिटी लेफ्ट साइड दो पॉसिबिलिटी है, ए बी सी डी ई एफ जी, दीज आर द पॉसिबल केसेस। ठीक है, फर्स्ट कमोडिटी का अगर मैंने यूटिलिटी निकाला तो यूटिलिटी हम निकालेंगे 4Q से। ठीक है, सेकंड की यूटिलिटी हमारी आ गई 8Q से। अब जैसे 4Q वाली कमोडिटी के लिए 24 थी पहले यूटिलिटी, फिर 20 हो गई, फिर 16, फिर 12। मतलब हमें दूसरी कमोडिटी का कितना पार्ट छोड़ना पड़ रहा है, हम 4 यूनिट्स हर बार छोड़ रहे हैं, और सेकंड वाली की हम 8 यूनिट्स हर बार गेन कर रहे हैं। तो 4/8 इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जैसे हमारा एमओसी कांस्टेंट है, एमओसी कांस्टेंट होने की वजह से हमारी पीपीसी की शेप एक स्ट्रेट लाइन होगी। बिकॉज स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि स्लोप तो हर बार सेम है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए क्योंकि एक कमोडिटी को गेन करने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी छोड़नी पड़ रही है, मतलब एक ट्रेड ऑफ हो रहा है। तो अगर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम रहेगी हर बार, तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर एमओसी हर बार इंक्रीज होगी तो पीपीसी कॉनकेव शेप का होगा। ठीक है, अब आता है पीपीसी में अटेनेबल और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, मतलब फीजिबल और नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल पॉइंट्स हो गए, जैसे यहाँ पे लिखा है अनअटेनेबल, जो पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर है। अब ये नॉन फीजिबल क्यों है? दिस इज बिकॉज किसी भी प्रोड्यूसर के पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से बाहर के पॉइंट्स को अचीव कर सके। पीपीसी दिखाता है हमें मैक्सिमम कैपेसिटी कि अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ कोई भी प्रोड्यूसर मैक्सिमम इतना आउटपुट लेवल प्रोड्यूस कर सकता है और इसके बाहर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर लाई करेगा, इसका मतलब उतने रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के पास है नहीं, सो ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट। तो दिस इज द अनअटेनेबल पॉइंट। और इधर ए और बी आर अटेनेबल पॉइंट्स या फिर फीजिबल पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज अपने गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूसर ने इतने आउटपुट्स को प्रोड्यूस किया है। और ए पॉइंट को हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज तो ज्यादा थे, लेकिन गिवन रिसोर्सेज से भी उसने कम आउटपुट का प्रोड्यूस किया। ऑल्दो ही इज एबल टू प्रोड्यूस टिल बी, वो बी आउटपुट तक प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन उसने ए आउटपुट ही प्रोड्यूस किया। तो इस रीजन से दिस इज द अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट। और इधर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर वाला पॉइंट है बी। मतलब पीपीसी कर्व के ऊपर ही हर एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को दिखाता है। ये डायग्राम समझ आ गया? यस मैम। और कोई डाउट है किसी को? हमारी कंज्यूमर थ्योरी के भी इसमें नोट्स हैं। ये वैसे मैंने आपकी क्लास में करवा दिया है कि व्हाट इज यूटिलिटी, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसी भी पर्सन को मिलेगा। दीज आर द प्रॉपर डिफाइंड। इनिशियल यूटिलिटी मतलब फर्स्ट कमोडिटी की कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिलेगी। जैसे मैंने आपको चपाती का एग्जांपल दिया था कि कोई भी पर्सन अगर 3 चपाती खाता है तो एज्यूम फर्स्ट चपाती खाने से उसे 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। तो 10 यूनिट्स हो गया इनिशियल यूटिलिटी की, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्शन से क्या यूटिलिटी मिली है। सेकेंड, अब उसने दूसरी चपाती खाई, उसे 8 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, थर्ड से 3 यूनिट्स का।
तो दिस 10, 8 और 3 ये हो गए मार्जिनल यूटिलिटीज कि हर एक चपाती के चेंज होने पर उसे क्या क्या यूटिलिटी एडिशनली मिल रही है। और टोटल यूटिलिटी हो गई 10 प्लस 8 प्लस 3, ये होगी टोटल यूटिलिटी। अब ये यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज है, mu इक्वल टू चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम। चेंज इन टोटल यूटिलिटी मतलब जब हमने फर्स्ट पे खाई 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, सेकंड पे हमें मिली 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, तो 10 माइनस 8 2, मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी आया 2 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूटिल्स कंज्यूम मतलब 1, तो 2 बाय 1 इक्वल टू 1। Here mu is 1. Similarly, total utility का है sum of mu. ये जो E है, this is the sum, ये sum का symbol है. This is the formula for TU. Law of diminishing marginal utility मैंने आपके साथ करवा दिया था कि हर एक यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन के बाद हर एक पर्सन का सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कुछ प्रॉपर्टीज है या फिर कुछ एग्जाम्पशंस हैं इस यूटिलिटी एनालिसिस की। ये एजम्पशन है कि इस एनालिसिस में हम हैबिट ऑफ द कंज्यूमर को इंक्लूड नहीं करते। जैसे कोई भी कंज्यूमर लिकर का शराब का कंजम्पशन करता है या फिर कोई भी स्मोकर है, चेन स्मोकर, तो उन केसेस में अगर वो कितने भी यूनिट्स का कंजम्पशन कर ले बट उस पर्सन को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सो दीज हैबिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूटिलिटी एनालिसिस। सेकेंड है अर्निंग और कंज्यूमिंग ऑफ इनकम। हम कितना भी मनी इनकम अर्न कर ले या फिर हम कितना भी मनी कंज्यूम कर ले, किसी भी पर्सन को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, बिकॉज डिजायर्स का कोई एंड नहीं होता है। तो जैसे हमने इलास्टिसिटी के टॉपिक में किया था, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर कोई भी पर्सन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था चेन स्मोकर का, कि स्मोक सिगरेट्स का प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, चेन स्मोकर सिगरेट्स परचेज करेगा ही, बिकॉज उसे उसकी हैबिट है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी केस है, अगर कितने भी उसे सिगरेट्स पिला दो तो स्टिल उसको सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ही वांट्स मोर, क्योंकि ही इज हैबिचुअल टू सिगरेट्स। एंड सिमिलरली फॉर अल्कोहल एंड अर्निंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ मनी। तो इन कुछ कुछ एग्जाम्पशनल केसेस में, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर के केसेस में, हमारी ये इकोनॉमिक थ्योरीज वर्क नहीं करती, बिकॉज ये हमारी थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। सो हम ये चीजें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में आ गई ना, या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में आ गई। अब हमारी यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हमें कंसिडर करनी होंगी। फर्स्ट इज ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब अगर हम खाना खाने बैठे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चपाती का, अगर कोई पर्सन खाना खाने बैठा तो इट शुड बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा ना हो कि उसने एक चपाती अब खाई है, एक चपाती 1 घंटे बाद खाई है, तो उससे हमारी यूटिलिटी तो हमारी करेक्टली हमारी एनालाइज हो नहीं पाएगी। सो इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सेकेंड, स्टैंडर्डाइज यूनिट्स शुड बी यूज, मतलब अगर फर्स्ट चपाती का साइज जो है सेकंड का भी साइज वही रहे, चपाती का साइज कम या ज्यादा ना हो। थर्ड आ गई कमोडिटीज ऑफ होमोजीनियस हो, मतलब चपाती की क्वालिटी सेम रहे। अगर फर्स्ट में कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स है तो सेकंड के इंग्रेडिएंट्स सेम रहे, प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस सेम। कंज्यूमर थ्योरी का ये न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। इसमें इंडिफरेंस कर्व भी कवर हो रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जे.आर. हिक्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी दिस इज अ प्रॉपर डिफाइन इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच yield the same amount of satisfaction to the consumer from various combinations of two commodities। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व गुड एक्स और गुड वाई दो कमोडिटीज ली, उनके कॉम्बिनेशंस में हमने देखा कि क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से इंडिविजुअल को सेम यूटिलिटी मिली है इन इकोनॉमी। तो these two different combinations of good x and y which are providing the same utility level to the consumer, it gives shapes to the indifference curve,
और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस हमें बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल, एमआरएस इज सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस नाम चेंज है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्शन को, किसी भी चीज को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए इंडिविजुअल कितने यूनिट्स ऑफ दूसरी कम्युनिटी का सैक्रिफाइस करने को विलिंग है, तो दिस इज नोन एज एमआरएस। और इसमें कंज्यूमर कम्युनिटी का सैक्रिफाइस एक्चुअली करा नहीं है अभी उसने, ही इज जस्ट विलिंग कि वो रेडी है ऐसा करने के लिए। सो आई हैड हाईलाइटेड दिस वर्ड विलिंग। और एमआरएस इज सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट एमआरएस को हम यूटिलिटी एनालिसिस में यूज करेंगे और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम इंडिफरेंस कर्व के लिए यूज करेंगे, एंड एमआरएस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बजट लाइन। मैंने आपको बजट लाइन का भी कुछ कुछ हिंट दिया था। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन वेयर px is the price of commodity x and x is units of commodity x. py is the price of commodity y and y is the number of units of y. और इसे हम इक्वल रखेंगे m मतलब मनी इनकम के। बजट लाइन हमें बताता है कि हमारी गिवन इनकम लेवल में हम कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और उसमें क्या क्या गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो शायद मैंने आपकी क्लास में अभी कंप्लीट नहीं करवाया था, इसका अगर हम एग्जांपल ले अपने फादर का। एज्यूम कि हमारे फादर के कुछ, यस Ma'am, Vidhi is unable to enter the class. व्हाई वुड आई अलाउ, इट्स ऑलरेडी 9:20। सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में आना इज नॉट गुड। मैं बार बार Ma'am, she's waiting from a very long time. आई डोंट नो हाउ वुड शी वेटिंग। मैं तो सब बच्चों को क्लास में ऑलरेडी एंट्री दे चुकी हूँ, बार बार मैं स्क्रीन चेंज करके एंट्री देती रहूँ क्या? आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग के 15 मिनट मिल जाते हैं कि क्लास में सब बच्चे एंटर हो जाओ। उन 15 मिनट्स में क्यों नहीं एंटर होते हो? क्लास टाइमिंग तो 45 का है ना। और ये जो 9:20 पे एंट्री हो रही है ये सिर्फ अटेंडेंस के लिए हो रही है, आई नो वेरी वेल। बार बार स्क्रीन चेंज करके आपको एंट्री दो, फिर दोबारा स्क्रीन ओपन करो, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी लिंक खराब हो। बजट लाइन का अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे फादर की कुछ फैमिली इनकम है, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली आइज क्लोज करके हम सीधा एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्टली अगर यू सी अ मिडिल क्लास पर्सन की फादर की फैमिली इनकम आई, तो पहली बात तो जितनी हम यहाँ पे बजट टाइम में हम कंसीडर कर रहे हैं कि सेविंग्स आर जीरो, जितनी हमारी इनकम है हम अपनी कंप्लीट इनकम को एक्सपेंडिचर में यूज कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट सेविंग एनी मनी। तो ऐसी हमारे फादर की इनकम थी। तो फर्स्टली फादर ने एनालाइज किया, उन्होंने एक बजट बनाया कि इस इनकम में मैं क्या क्या चीजें परचेज कर सकता हूँ और कितने कितने अमाउंट की। जैसे अगर आपको बुक्स परचेज करनी थी, आपकी मदर को क्लोथिंग, दो एग्जांपल लेते हैं। तो कंसीडर बुक्स फॉर एक्स एंड क्लोथिंग फॉर वाई। तो आपने उसमें देखा कि अगर आपको 100 यूनिट्स ऑफ बुक चाहिए और हर एक बुक की कॉस्ट है 10 रुपीज, तो here x is 100 and px is 10। तो 100 into में 10 is 1000, मतलब px into में x is equal to 1000। it is the expenditure on books। तो आपने देखा कि इस गिवन मनी इनकम में बुक्स का शेयर कितना रहेगा। सेकेंडली py into में y is the expenditure on clothes। तो आपकी मदर ने देखा कि इस इनकम में क्लोथिंग का शेयर क्या रहेगा। अब ये दोनों गुड्स का शेयर कम या ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा डिमांड पे। तो इन दोनों का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन मिला के हमारा आया टोटल एक्सपेंडिचर कि हमने गिवन इनकम लेवल से क्या क्या एक्सपेंडिचर कितना किया कि हमारी मनी इनकम में वो सारा कवर हो गया। सो पी एक्स इंटू में एक्स प्लस पी वाई इंटू में वाई, लेफ्ट हैंड साइड, this left hand side is the total expenditure made by the person, and m right hand side, it is the total money income of the person। and in this budget line equation, expenditure should be equal to income। अब बजट लाइन में भी लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होता है। इसके दो फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटीज और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमारी इनकम
अच्छा, ये नीचे लाइन में पहले ये देख लो, दिस इज द बजट लाइन, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स और वाई पे कमोडिटी वाई, ठीक है। m बाय पी वाई, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर y एक्सिस। ये हमें m बाय पी वाई हमें बता रहा है कि यहाँ पे कमोडिटी x का कंजम्पशन 0 है। और हाँ, बजट लाइन हमेशा कमिंग नेक्स्ट ईयर के लिए होगी। ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं दिखाती कि हमने पास्ट में कितना किया। मतलब अगर आप अपनी फैमिली का कोई बजट बना रहे हो तो आप पास्ट का नहीं बनाओगे कि हमने लास्ट ईयर क्या क्या खर्चा किया था। आप हमेशा आने वाले टाइम का ही बनाओगे, कमिंग टाइम का, कि इन द कमिंग टाइम में क्या क्या डिमांड का कॉम्बिनेशन करूँ कि मेरा वो इस इनकम में कवर हो जाए। ठीक है, तो बजट लाइन इज ऑलवेज मेड फॉर द कमिंग पीरियड, नेक्स्ट पीरियड। नाउ m बाय पी वाई इज द इंटरसेप्ट फॉर y एक्सिस। ये हमें बता रहा है कि हमने अपनी टोटल मनी इनकम, हमने अपनी m को, टोटल मनी इनकम को पूरा y के कंजम्पशन में ही यूज किया है। तो मान लो कि अगर हमारी मनी इनकम है 1 लाख और y का कुछ प्राइस था 1000, तो मतलब हमने पूरे 1 लाख रुपीज को ओनली y के कंजम्पशन में यूज किया। 1 लाख इज डिवाइडेड बाय 1000, तो इट प्रोवाइड्स अस कि कितने यूनिट्स ऑफ वाई के हमने यूज किए हैं, हमने डिमांड किए हैं इन इकोनॉमिक्स। सेकेंडली सेम फॉर एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट हो गया m बाय पी एक्स। मतलब हेयर y की डिमांड 0 है और हमने अपनी टोटल मनी इनकम को सिर्फ y की x की डिमांड में ही यूज किया है। अब इसके शिफ्ट के कुछ कुछ केसेस हैं, वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, कि किन किन रीजंस की वजह से ये शिफ्ट होता है। और इस यूनिट्स की न्यूमेरिकल्स भी बाकी हैं, तो न्यूमेरिकल्स एंड दिस शिफ्ट विल डू वन बाय वन। तो अभी आज के लिए तो बेसिक्स करवाने थे मुझे, दीज आर द बेसिक्स फॉर द क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके शिफ्ट की, किन किन रीजन से बजट लाइन शिफ्ट होती है, एंड इसका स्लोप का डेरिवेशन एंड सम न्यूमेरिकल्स फॉर बजट लाइन। ठीक है, तो ऋतिक एक बार अटेंडेंस देख लेना आप। शुड आई वेट ऋतिक और आप? यस मैम, मैम अटेंडेंस मैंने ले ली, वो नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, शुभम क्या कह रहे हो आप? मैम आप ये वाले नोट शेयर करोगे अभी आज? आज टॉपिक तो कंप्लीट हुआ नहीं है, मैं टॉपिक कंप्लीट होने पे शेयर करती हूँ। ओके, आई विल सी फॉर इट। ओके मैम, थैंक यू। मैम कल भी यही टाइम रहेगा? कल कल क्या है, फ्राइडे, या कल भी यही रहेगा। मैम यही वाला टाइम फिक्स कर देना। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।